हेलो इंटरनेट, होपिंग यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो गाइस आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यार, जो कि आप लोग दिखा रहे हैं हमारी रीसेंट वीडियोस के ऊपर। एंड गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, तो वहाँ पे मोस्टली हर बंदा जो भी क्वेश्चन करता है उसके रिप्लाई मैं वहाँ पे दे देता हूँ। एंड आप फॉलो कर सकते हैं, ये सामने इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। सो गाइस आज की वीडियो हमारी होने वाली है KTM के ऊपर। सो आप लोग बहुत सारी वीडियोस देख चुके हो इसी KTM के ऊपर हमारे इसी चैनल के अंदर। एंड ऑलमोस्ट 7 ईयर्स हमारे जो हैं वो इस बाइक के कंप्लीट हो गए हैं। 2014 में फर्स्ट लॉट जो आया था उसके अंदर हमारी ये जो पहली बाइक थी, जब एक्चुअल में KTM RC लॉन्च हुई थी। सो ये फर्स्ट लॉट में से एक बाइक थी जो मैंने ख़रीदी थी। तो आई थॉट कि यार वाई नॉट मेक ओनरशिप रिव्यू। किया 7 साल में मैंने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, क्या खर्चा आया, क्या मुझे लगता है इसके ड्रॉबैक्स हैं, और क्या आपको ये बाइक लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सो 7 ईयर्स बाइक में कोई इशू नहीं है। बाइक खर्चे वाइज अगर मैं बात करूँ तो ईजी टू मेंटेन है, पॉकेट फ्रेंडली है, हर चीज़ है। बट एक चीज़ है कि अगर आपको एग्रेसिव बाइक्स चलाना पसंद नहीं है तो ये बाइक आपके लिए नहीं है। रोड प्रेजेंस बहुत तगड़ी है बाइक की। आप जब भी इस बाइक को लेके निकलते हैं आपको ज़रूर रोड प्रेजेंस मिलती है, खास करके जितनी मॉडिफिकेशंस मैंने इस बाइक के अंदर कर रखी हैं। तो भाई उसके साथ तो मुझे सही में इस पर रोड प्रेजेंस तगड़ी मिलती है, क्योंकि कुछ डिफरेंट है नॉर्मल KTMs के मुकाबले। सो मॉडिफिकेशंस की बात करूँ तो यामाहा R15 के बाद जो सेकंड मॉडिफाइड बाइक्स आपको मिलेंगी वो आपको KTM से मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पार्ट्स जो हैं यामाहा R15 के बाद आपको इसी के मिलते हैं। सो एक ये ऑप्शन अच्छा है कि अगर आप एक फुल फेयरिंग बाइक के अंदर जाना चाहते हैं और आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, देन दिस इज़ द बेस्ट बेट फॉर यू। क्योंकि यामाहा R15 है तो बहुत अच्छी, बट यही है कि थोड़ी अंडर पावर है, बट इसके अंदर आपको पावर बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सो मुझे जो चीज़ें फील हुई है कि यार पॉकेट रॉकेट है, नो डाउट। आपको 43-44 bhp मिलता है इसके अंदर। खास करके मेरा जो मॉडल था ये BS3 वाला मॉडल था। सो BS3 वाले मॉडल तो आपको वैसे ही पता है कि पॉकेट रॉकेट थे, और उसके अंदर नो डाउट एक एग्रेसिव पावर जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा थी। बट बाइक चलाने में अगर मैं बोलूँ तो जैसे मैंने बोला कि KTM है, सिंगल सिलेंडर है, तो KTMs थोड़ी सी हार्श हैं, तो एक वो वाइब्रेशन वाली फील मुझे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आती है। दूसरी चीज़ जो मुझे इसके अंदर ड्रॉबैक लगता है वो ये है कि हाथ पे बहुत ज़्यादा लोड आता है, बहुत ज़्यादा लोड आता है। अब लोग बोलेंगे भाई तेरी सिटिंग पोजीशन जो है वो शायद सही नहीं है जिसकी वजह से तेरे को हाथ पे लोड आता है। सो मोस्टली अगर मैं जनरली बात करूं, आई एम लाइक 5'9", मैं 5'9" हूँ। और मैं अगर जनरली अगर अपनी बात करूँ तो यूजुअली आप नॉर्मल ऐसे बैठते हैं, ठीक है, ये आपका सिटिंग पोस्चर रहता है। सो आप जब भी इस बाइक को ऐसे पोजीशन में चलाते हैं तो 10 या 15 मिनट के बाद आपको यहाँ पे पेन होता है। अगर मैं अपने आप को थोड़ा सा सीधा करके आगे की तरफ कोशिश करूँ कि मेरे हाथ पे लोड ना आए, तो उसके बाद मेरे जो टेस्टिकल्स हैं वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि वो चीज़ आपकी जो टैंक है उससे टकराती है, बहुत ज़्यादा प्रेस होता है, प्रेशर जनरेट होता है, जिसकी वजह से आपको जो पेन है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और अगर आपको लोअर बैक की प्रॉब्लम है तो फ्रैंकली सीरियसली बोलूँगा कि आप इस बाइक को ना सजेस्ट करिए लेने की, ना सोचिए लेने की। क्योंकि भाई जिसको लोअर बैक की प्रॉब्लम है जैसे मुझे है, तो यू गेट लॉट ऑफ पेन हेयर, क्योंकि आप अपनी बॉडी को पूरे टाइम बाइक चलाते हुए एडजस्ट ही करते रह जाते हैं, विच लीड्स टू अ लॉट ऑफ बैक पेन। एंड भाई बहुत गंदी पेन होती है जिनको बैक पेन है। ओके, ये हो गई थोड़ी सी प्रॉब्लम जो कि मेरे को डिसएडवांटेजेस लगे इस बाइक के, कि हाथ पे लोड आता है, यहाँ पेन होती है, एंड लोअर बैक पे पेन होती है। बाकी एज सच बाइक के अंदर मुझे कोई इशू नहीं लगा। अगर हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं तो बाइक यूजुअली गिव्स अबाउट 20 से 25 के बीच में सिटी में एवरेज दे देती है ये। दिस इज़ अ 390 एंड मैंने इसको फुली लोडेड कर रखा है, लाइक एग्जॉस्ट, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट एंड ऑल दैट, जितनी चीज़ें लग सकती हैं सब चीज़ें इसके अंदर जोड़ रखी हैं। एंड अगर मैं हाईवे की बात करूँ तो हाईवे पे अबाउट 25 से लेके 30 किलोमीटर तक जो है इसकी एवरेज आ जाती है। अगर आपको कोई बोलता है कि इससे ज़्यादा इसकी एवरेज देती है, क्योंकि मेरे हिसाब से शायद KTM मुझसे ज़्यादा अच्छी कोई नहीं चलाता होगा, क्योंकि मैं इस बाइक को कभी भी 7 RPM से ऊपर लेके ही नहीं जाता। मैं यूजुअली गियर चेंज कर देता हूँ। लोग खींचते हैं बाइक को, मैं कभी भी खींचता नहीं हूँ। मैं बहुत प्यार से चलाने वालों में से हूँ, और मैं कभी एज सच इतनी भगाई भी नहीं। हाँ, मैंने 1-2 बार इसकी टॉप स्पीड टच करने की कोशिश करी है, एंड हम इसकी टॉप स्पीड जो लेके गए हैं वो लेके गए हैं 172, विच इज़ अ डिसेंट नंबर। मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने ट्रैक पे चलाई थी तो वो 181 तक भी उन्होंने टच करा था।
विच इज़ एक्चुअली अ प्रिटी गुड नंबर फॉर अ KTM RC390, बट 170 पे बाइक पूरी झोल मारती है सही में। अगर थोड़ी सी हवा भी फालतू चल रही हो, थोड़ा सा भी तेज़ हो रहा हो ना, तो आपको पूरा ऐसे लहराता हुआ झूलता हुआ फील आएगा, क्योंकि बाइक इतनी ज़्यादा हल्की है कि आपको उस स्पीड के अंदर ये चीज़ महसूस होगी। सो ये रही बात एवरेज की। उसकी अब बात करते हैं भाई हमारा मेंटेनेंस की कॉस्ट क्या आती है इसकी। यूजुअली जो आपकी सर्विस है, अगर आप कंपनी से कराते हो, 1500 से लेके तकरीबन 2500 के बीच में जो इसकी सर्विस है वो आपकी कॉस्ट करती है। मैं यूजुअली, अब जैसे मेरी तो वारंटी से बाहर हो गई थी, या कुछ मेजर ऐसा काम कुछ ऐसा हो जाता है जो मुझे लगता है शायद मुझे कंपनी में ही देना चाहिए, तो सिर्फ उस चीज़ के लिए मैं कंपनी में जाता हूँ, वरना मैं कंपनी से नहीं कराता हूँ। एंड मेरे को यूजुअली जो कॉस्ट करता है वो अबाउट 1300, 1400 या 1500 के आसपास जो है इसकी सर्विस कॉस्ट करती है। एंड पार्ट्स की अगर हम बात करें तो पार्ट्स इसके बहुत ही ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली हैं। लाइक ब्रेक पैड्स इसमें पल्सर के डल जाते हैं जो बजाज वाले आते हैं, तो 300 350 रुपये के ब्रेक पैड हो गए। चेन सेट आपको इसमें 2500-2600 रुपये का पूरा चेन सेट विद द रिंग्स मिल जाता है। अगर मैं खाली चेन की बात करूँ, यूजुअली लोग चेन सेट पूरा ही चेंज कराते हैं, बट तो ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ के आसपास मुझे इसकी चेन पड़ी थी, क्योंकि मेरे जो रिंग्स थे वो दोनों ठीक थे एंड दे सेड कि आपके रिंग्स अभी ख़राब नहीं हुए हैं, तो आप जो चेन सेट है आप पूरा चेंज मत कराइए, आप सिर्फ चेंज करा लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। बाकी अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा इशू आया था कि बाइक बीच में स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो हम इसको धक्का मार के किसी तरीके से लेके गए थे। एंड कहते हैं ना वायरिंग में फंगस लग जाता है, तो वायरिंग एक सिंगल वायर जो शायद मेन वायर थी वो मेरी कट गई थी, बीच में हल्का सा क्रैक आ गया था, जिसकी वजह से मेरी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। एंड इट टुक ऑलमोस्ट 6 आवर्स, 6 घंटे लगे थे। पहले हमें लग रहा था फ्यूल पंप की प्रॉब्लम है, फिर हमें स्विचेस वगैरह का लग रहा था, सारा टैंक खोला, सब कुछ करा, फिर लास्ट में जाके जब इसकी वायरिंग चेक करी तो उसके अंदर से हमें पता चला कि यार इसकी वायरिंग में इशू आ रहा है। एंड वायरिंग जब आपने चेंज करी तो ऑटोमेटिकली बाइक जो है वो पूरी की पूरी ठीक हो गई। लॉन्ग राइड्स अगर हम यहाँ पे बात करें, लॉन्ग राइड्स के लिए आप इस बाइक को लेके जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो भाई इस बाइक को लद्दाख तक लेके गए हैं, हैट्स ऑफ टू देम। क्योंकि मैं फ्रेंकली हर 15 मिनट अगर इस बाइक को चलाता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है, मैं अपने आपको गालियाँ दे रहा होता हूँ कि भाई विवेक तूने बाइक क्यों खरीदी, क्योंकि हर 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपको इतनी ज़्यादा यहाँ पे पेन होनी शुरू हो जाती है कि आप हाथ छोड़ के कोशिश करते हैं कि यार किसी तरीके से आपको आपके हाथ को मतलब रेस्ट मिल जाए, सहूलियत मिल जाए थोड़ी सी। तो मैक्सिमम जो मैंने इसको अभी तक चलाया है वो चलाया है ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर्स। एंड शायद मेरी वो लाइफ का सबसे टॉर्चर वाला ट्रिप था जो मैंने करा था, मतलब अप डाउन ही था, बहादुरगढ़ वगैरह घूमते फिरते हम फिर घर पहुंचे थे। दैट वाज अबाउट 350-400 किलोमीटर्स। बस उसके अंदर मुझे ये चीज़ फील हुई थी, 300 किलोमीटर के अंदर सही में मैंने अपने आप को बहुत गालियाँ दी थी कि विवेक तूने ये बाइक क्यों खरीदी। मैंने उस टाइम जोश में खरीदी, क्योंकि उस टाइम जब ये बाइक एक्चुअल में 2013 में आई थी तो इससे बेटर लुकिंग बाइक कोई थी नहीं, और जिस प्राइस रेंज पे ही आई थी 2,30,000 की रेंज में आई थी, उसमें इतना ज़्यादा पावर और इतनी ज़्यादा आउटपुट और जो लुक्स हैं, रोड प्रेजेंस है, वो आपको नहीं मिलती थी। तो यार मुझे ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा लगा, इस वजह से मैंने खरीदी। सो अगर आप लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को लेने का सोच रहे हैं तो मेकअप योर माइंड, क्योंकि भाई ईजी नहीं है इस बाइक को सही सीरियसली लंबा लेके जाना, क्योंकि मैंने जैसे बोला बहुत ज़्यादा लोड आता है आपके हर एक जगह पे। क्या और ऑप्शंस हैं अपने पास अगर हम इस बाइक को छोड़ के और दूसरी बाइक्स के अंदर जाते हैं, तो व्हाट ऑल आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द मार्केट। अगर आपके दिमाग में एक फितूर बैठा हुआ है कि भाई मुझे एक फुल फेयरिंग मोटरसाइकिल ही खरीदनी है और मेरा एक स्ट्रिक्ट बजट है, देन इससे बेटर मोटरसाइकिल आपको नहीं मिलने वाली। सिर्फ वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, जो पेन्स वगैरह होती हैं, उस चीज़ को दिमाग में लेके चलना। अगर आपको उन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, यू आर रेडी टू ड्राइव एन एग्रेसिव मोटरसाइकिल, देन इससे बढ़िया बाइक नहीं हो सकती है। बट अगर आपके पास लाइक आपको थोड़ा पेन की प्रॉब्लम है या आप उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहते, देन आई वुड प्रेफर, मैं इससे ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप ड्यूक पे जाएं, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पावर आपको मिल जाती है, प्राइस रेंज भी सस्ता है। अगर आप एडवेंचर पे जाते तो एडवेंचर थोड़ी महंगी हो जाती है, बट ठीक है, मेरे को BS6 वाली एडवेंचर चला के थोड़ा सा वैसा फील आया कि यार मतलब बाइक के अंदर जान नहीं थी, बट ठीक है। एक मेरे को ऑप्शन बहुत बेटर लगता है, दैट इज़ द रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर एंड GT की। तो फिर वही बात है,
झुकी हुई बाइक है, काफ़ी लोगों को फिर उसके अंदर भी बैक पे की प्रॉब्लम आएगी, कंफर्टेबल नहीं लगता। बट इंटरसेप्टर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप 3 लाख के प्राइस पॉइंट के अंदर एक मोटरसाइकिल ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 650 सीसी का आपको इंजन मिल जाता है, 47 bhp मिल जाती है, मैंने उस बाइक को चलाया है, ट्विन सिलेंडर है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है, रॉयल एनफील्ड की आपको फील भी नहीं आती है कि यार एक हम रॉयल एनफील्ड चला रहे हैं, बट रोड प्रेजेंस उस बाइक की नहीं है। सो अगर आपको रोड प्रेजेंस नहीं देखनी है, आपको एक कंफर्टेबल मोटरसाइकिल देखनी है, आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल देखनी है जिसको आप चला के अच्छा फील करें। सो आई होप आपको जो चीज़ें हैं वो समझ आ गए होंगे। आई होप आपके माइंड में जो भी डाउट्स चल रहे होंगे कि हमें KTM RC खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, वो सारी डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। और भी ऑप्शंस मैंने आपको बताया, अगर आप कुछ और खरीदना चाहते हैं तो वो जो डाउट्स थे आपके मन में कि इसके अलावा अगर हमें कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी चाहिए मार्केट के अंदर, तो वो जो डाउट्स हैं वो भी आपके क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, एंड वीडियो को थोड़ा शेयर करिए ताकि कोई भी आपके दोस्त यार अगर एक KTM RC 390 खरीदने का सोचे तो उनके मन में भी जो डाउट्स हैं वो सारे भी क्लियर हो जाए। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, ऑलवेज बाय बाय।